प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो क्या होती है, किन कंडीशंस के साथ होती है और उस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये सारा कुछ इस मेथड में या इस सॉल्यूशन में आज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या वो रिप्रेजेंट करता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं और हम जो सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं वो सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ठीक, आइए जरा हम इन सब चीजों के बारे में बात करें। सबसे पहले तो हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन देखेंगे। ठीक, solve wave equation del 2u by del t square by del t square is equals to c square del 2u by del x square, where c square is equals to t upon m. C square is equals to t upon m and that is constant. Subject to condition, जिसमें कि स्टूडेंट्स जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? बाउंड्री कंडीशंस u0t is equals to ult is equals to 0. Okay, and initial condition ux0 is equals to fx and del u by del t is equals to 0 at t is equals to 0, where L is equals to length of string or wire. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये तो है वेव इक्वेशन। क्या del 2u by del t square is equals to c square del 2u by del x square, where c square is equals to t by m is equals to constant। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये c स्क्वायर है वो जो वेव है वो वेव जिस भी स्ट्रिंग या वायर में जनरेट हो रही है उस स्ट्रिंग या वायर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, जहां पर m उस वायर का पर यूनिट मास है, ठीक है ना, और दिस इज दी t मींस टेंशन, मतलब कि उस वायर में टेंशन कितना है यानी तनाव कितना है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन में बच्चों पहली चीज है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये है कि हमने जो स्ट्रिंग है या वायर है उसकी बाउंड्री पर क्या कंडीशंस लगा रखी हैं। तो सपोज दैट बच्चों कि ये एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से, इसमें मान लीजिए कि हम इसको x एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये है हमारा y एक्सिस और दिस इज द x एक्सिस, और उस एक्सिस x एक्सिस पे यहां से लेके यहां तक हमारा स्ट्रिंग है, ये यहां से लेके ये यहां तक, दिस इज द L, ठीक, और यहां पर और यहां पर हमारा क्या है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, हमने उसको बांध दिया है, फिक्स कर दिया है। मतलब ये कि अगर हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा ऊपर उठा के छोड़ेंगे और इसमें जब वाइब्रेशन शुरू होंगे तो भी ये दोनों सिरों पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होंगे। मतलब कि जब x इज इक्वल्स टू 0 होता है और जब x इज इक्वल्स टू L होता है तो भी टाइम भले ही कितना भी आगे बढ़ जाए, u0t ult, राइट, दोनों पर ही u की वैल्यू 0 होगी। यहां पर जो u है वो u डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसा डिस्प्लेसमेंट? वो ऐसा स्टूडेंट
कि जब हम इस स्ट्रिंग को ऊपर उठा के थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस होने लगते हैं, वेव बनने लगती हैं। तो वो अपनी इस मीन पोजीशन से कुछ ना कुछ क्या होंगी, डिस्प्लेस होंगी। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो डिस्प्लेसमेंट ही एक्चुअल में u है और एंड पॉइंट्स पर वो डिस्प्लेसमेंट 0 है। दैट्स व्हाई दिस इज द बाउंड्री कंडीशंस। नाउ इनिशियल कंडीशन मतलब स्टूडेंट जब t की वैल्यू 0 थी, मतलब जब टाइम शुरू नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, ux0 इज इक्वल्स टू fx। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट मैंने इस स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से खींचा, ये कुछ इस तरह से खींचा। नाउ जो मैंने यहां से इसको यहां तक खींचा है, तो जरा देखिए इस स्ट्रिंग का एक खास तरह की आकृति बन गई है। तो ये जो खास तरह की आकृति है यही है fx, यानी कि 0 से लेके l तक में जो खास शेप बना जब t शुरू भी नहीं हुआ, तो जो भी u की वैल्यू थी दैट इज fx, यानी कि जो भी हमने उसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए जो भी पोजीशन डिसाइड करी इनिशियली वेव की या स्ट्रिंग की, वो ux0 इज इक्वल्स टू fx है। यानी कि किसी ना किसी रूल से हम उसे स्ट्रेच करेंगे ना, जैसे अभी तो एक हाथ मतलब एक हिस्से को पकड़ के यूं खींचा, मान लो इसको दो हिस्सों से ऐसे पकड़ के खींचते तो कुछ और आकृति बन जाती, तो fx चेंज हो जाएगा। बिकॉज fx के चेंज होने से ही इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस डिसाइड होंगे कि वो वाइब्रेशंस कैसे होंगे, कहां ज्यादा होंगे कहां कम होंगे, एंड देन उसके बाद में कैसे कैसे वो धीमी गति उनकी होती जाएगी। तो ये इस fx के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। del u by del t is equals to 0 and t is equals to 0, it means that कि जब t की वैल्यू 0 थी तो u में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ना तो डिस्प्लेसमेंट था और ना ही उसमें कोई मूवमेंट था। इट मींस दैट कि इट इज कांस्टेंट, वो मतलब x एक्सिस के पैरेलल था। ठीक है, तो ये हुई बच्चों इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन का एक्सप्लेनेशन। हम उस स्ट्रिंग में वेव की स्टडी कर रहे हैं जो स्ट्रिंग दोनों हिस्सों से बंधी हुई है, जिसे t इज इक्वल टू 0 पर एक खास रूल fx से स्ट्रेच किया गया है, और जब छोड़ा जा रहा है तो उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं और वो वाइब्रेशंस अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं। हमें इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करके u के लिए वो फंक्शन या वो सॉल्यूशन फाइंड करना है जो किसी वैल्यू x पर और किसी भी टाइम t पर हमें मीन पोजीशन से उस स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट दे दे। हमें इसे सॉल्व करके वो फॉर्मूला बनाना है, वो फंक्शन बनाना है जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे जब x हम कुछ भी दें और जब हम t कुछ भी दें स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो था इस वेव इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन और जो इसमें कंडीशंस थी उनका डिस्क्रिप्शन। अब आइए जरा इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेव इक्वेशन जो सॉल्व होती है बच्चों, वो होती है कई मेथड से सॉल्व होती हैं। जैसे कि वेव इक्वेशन को हम लोग फोरियर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेव इक्वेशन को हम लोग लाप्लास मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वेव इक्वेशन को हम एक और मेथड जैसे कि हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कहते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस वेव इक्वेशन को जो हमें दी हुई है, इस वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा इसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन by separation of variable, by separation of variable method। ठीक, हम इस मेथड का यूज करके वेव इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अब शुरुआत हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है, कैसे, गिवन, क्या गिवन है हमें गिवन है del 2u by del x del t square is equals to c square del 2u by del x square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है u, वो दो वेरिएबल का फंक्शन है t और x। हम अब एक ऐसा
सॉल्यूशन मानने वाले हैं इस वेव इक्वेशन के लिए जो कि इन t और x का फंक्शन हो। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हम कुछ इस तरह से लेंगे, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन is u is equals to tt into x, this is 2। ये मानते हैं बच्चों हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वेव इक्वेशन है वो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो u है वो दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल T एंड कैपिटल X, जिसमें जो कैपिटल T है वो केवल x का फंक्शन है और जो कैपिटल X है वो केवल x का फंक्शन है। करेक्ट? यही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का मेन कंसेप्ट है कि आप जो सॉल्यूशन है उसे फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं और दोनों ही फंक्शंस अलग अलग वेरिएबल्स के होते हैं। तो यहां पर हमने t और x इस तरह से लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del टू u बाय del x स्क्वायर, मतलब कि u को x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेफिनेटली इसका तो होगा नहीं, केवल इसका होगा। तो हमें मिलेगा t into x डबल डैश। सेकंड, del टू u by del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू t डबल डैश into x, मतलब अब x का नहीं होगा केवल t का होगा, t के रिस्पेक्ट में। ये दोनों ही वैल्यूज को उठा के बच्चों आप कहां रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो अब आप देखिए जरा आपको क्या मिलेगा इसके बाद में। जब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा t डबल डैश x इज इक्वल्स टू c स्क्वायर tx डबल डैश। ठीक, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है t डबल डैश अपॉन c स्क्वायर इनटू t इज इक्वल्स टू x डबल डैश अपॉन x। ठीक, मतलब हमने क्या किया, t वाले टर्म्स एक तरफ कर दिए और x वाले टर्म्स एक तरफ कर दिए। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसके कि एक तरफ t है और एक तरफ x के फंक्शन है। अब जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जब हमें एक तरफ प्योरली x का फंक्शन मिल रहा हो और एक तरफ प्योरली t का फंक्शन मिल रहा हो और दोनों आपस में इक्वल हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों ही वैल्यूज यानी कि दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो, किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो। आई रिपीट, किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो। तो हम यहां पर कांस्टेंट को मानते हैं बच्चों, लेट अस सपोज दैट k। कांस्टेंट, ठीक है ना। क्यों हमने माना ये कांस्टेंट बच्चों, आई रिपीट अगेन, क्योंकि ये t का फंक्शन है केवल, ये केवल x का फंक्शन है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर केवल t अवेलेबल है, यहाँ केवल x अवेलेबल है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि t और x आपस में इक्वल हो, ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब दोनों ही किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हमें फिर दो इक्वेशंस मिलती हैं बच्चों। क्या मिलती हैं, हमें दो इक्वेशन मिलेंगी ऐसे, t डबल डैश अपॉन c स्क्वायर t इज इक्वल्स टू k एंड x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू k। दिस इंप्लाइज अगेन, हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं t डबल डैश माइनस k c स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 0 एंड x डबल डैश माइनस kx इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई हैं बच्चों, t डबल डैश माइनस k c स्क्वायर t एंड x डबल डैश माइनस kx इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेकर आए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों ही इक्वेशन है थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों ही इक्वेशंस में
इनका जो सोल्यूशन है, जो भी सोल्यूशन हम इसका निकालने वाले हैं, ये इस k के ऊपर डिपेंड करता है। अब k के ऊपर डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि k एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट में 3 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। कौन कौन सी? 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमें ये सोचना है कि ये जो कांस्टेंट k है ये क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। क्यों? क्योंकि वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है कांस्टेंट की किसी खास वैल्यू पर ही हमें मिलेगा, है ना। हर किसी कांस्टेंट की वैल्यू पर हमें वेव इक्वेशन का सोल्यूशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम इन तीनों ही केसेस के ऊपर बात करेंगे और तीनों ही केसेस में इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सोल्यूशन बनाएंगे ये, और फिर देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन हमारे वेव इक्वेशन के सोल्यूशन बनने लायक है। अब जरा फिर से देखें। Here there are 3 cases arises for the value of k। ठीक, केस नंबर 1 क्या? when k is equals to 0, then we have, जब k की वैल्यू बच्चों 0 होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा t डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक, t डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग एक बार इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा t डैश इज इक्वल्स टू c1। एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू c1t प्लस c2। ये t इज इक्वल्स टू क्यों आया? ये t बिकॉज ये t स्मॉल t का फंक्शन था, तो इंटीग्रेशन हो रहा है स्मॉल t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एंड x डबल डैश इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, तो फिर यहां पर भी हमें वही मिलेगा। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा c3 और दूसरी बार इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू c3 x प्लस c4, राइट। x इज इक्वल्स टू c3x प्लस c4। अब इन दोनों ही वैल्यू को कंप्लीट सॉल्यूशन 2 में रखिए तो हमें मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। Hence complete solution, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों uxt is equals to c1t plus c2 bracket c3x plus c4। तो ये हमें एक सॉल्यूशन मिला बच्चों जब हमने k की वैल्यू को क्या माना था? जब हमने k की वैल्यू को माना था 0। तो ये हुआ केस 1। अब केस 2 when k is positive, that is k is equals to positive होने का मतलब है k is equals to some p square where p is any नंबर, राइट स्टूडेंट। जहां पर p कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर p कोई भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई k हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक, नाउ आई रिपीट, यहां पर ये चीज समझने वाली बात है कि p स्क्वायर हमने इसलिए माना है क्योंकि p कोई भी नंबर हो सकता था, है ना, 0 को छोड़ के, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता था, लेकिन p स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दैट्स व्हाई हमने k को किसी p स्क्वायर के इक्वल मान लिया। अब आइए जरा देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अगर k is equals to p square है, so we have from 3 and 4, तो हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा t डबल डैश माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t is equals to 0 and हमें मिल जाएगा बच्चों इट्स x
डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। और इन्हें लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। और इसे लिख सकते हैं हम लोग डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक, वेयर डी का मतलब है, बच्चों व्हाट, डी का मतलब है डी बाय डी टी एंड डी डैश का मतलब है डी बाय डी एक्स। ठीक, अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपने तो ये जो डैश निकाले थे ये पार्शियल डिफरेंशिएट करके निकाले थे, तो व्हाई यू आर यूजिंग डी हियर। तो मेरा जवाब यहाँ पर यह है कि जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये केवल टी की है, ओनली टी, देयर इज नो अदर वेरिएबल, और ये केवल x की है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। और जब कोई भी फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल का होता है तो वहां पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो पार्शियल नहीं हो जाता है, फिर वो ऑर्डिनरी बन जाता है। यहां पर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इसलिए स्टार्टिंग में यूज किया क्योंकि हमारा यू दो वेरिएबल का फंक्शन था, स्मॉल x और स्मॉल t। लेकिन जब हमने उनको सेपरेट कर दिया तो दिस पार्शियल डेरिवेटिव बिकम अ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। समझ में आई बात? ठीक ना, अब फिर और आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं? दिस इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। और इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? दोनों के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो हम आइए बनाते हैं, पहले इसके लिए बनाते हैं। ठीक, इसे चाहे तो हम कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज दैट हम कहां तक पहुंच गए थे? 5, तो इसे नाम दे देते हैं 6 और इसे नाम दे देते हैं 7। तो हमें मिल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 6। तो वो बनेगी बच्चों m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस pc। और जब n की दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस pc जो कि रियल वैल्यूज हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो t की वैल्यू होगी, बिकॉज ये इसमें जो वेरिएबल है वो t है, तो यहां पर जो t होगा वो होगा c1 e टू द पावर pct प्लस c2 e टू द पावर माइनस pct। राइट, ये cf है, किसके लिए? 6 के लिए। pi तो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। उसी तरह से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 7। तो वो बनेगा बच्चों m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस p। तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों c3 e टू द पावर px प्लस c4 e टू द पावर माइनस px। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। नाउ देन या हेंस कंप्लीट solution of 1। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? इन दोनों को 2 में जब रख देंगे तो हमें मिल जाएगा uxt is equals to c1 e to the power pct plus c2 e to the power minus pct bracket, second bracket c3 e to the power px plus c4 e to the power minus px। ठीक, इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है,
हम चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं 7 हो चुका था, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 8। तो सपोज दैट दिस इज 8। ठीक है बच्चों, तो सेकंड केस में जो हमारा सॉल्यूशन था वेव इक्वेशन का वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो पहला केस था उसमें जो सॉल्यूशन आया था वो एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आया था। अब आखिरी केस और बचा है व्हेन k is equals to a negative number या नेगेटिव कांस्टेंट। आइए जरा उसे देखें। केस नंबर 3, केस नंबर 3 when k is negative, when k is negative, that is k is equals to minus p square, right? Minus p square, where p is any number, where p is any number। तो p कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर आगे नेगेटिव है तो k हमेशा ही नेगेटिव होगा। then from 3 and 4, तो 3 और 4 कैसे बन जाएंगे बच्चों? तो 3 बन जाएगा t डबल डैश प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं d प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 0। इसे नाम दे देते हैं, सपोज दैट दिस इज 9 and x double dash plus p square x is equals to 0। This implies that d dash square plus p square x is equals to 0। Suppose that this is 10। तो हमारे पास 9 और 10 दो डिफरेंशियल इक्वेशन आई, और ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा और सीएफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पी आई तो निकलेगा नहीं बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है। तो आइए अब इन दोनों के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 9, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 9 क्या आएगा? इट्स m स्क्वायर प्लस p square c square is equals to 0। this implies that what? m is equals to plus minus I pc, और जब प्लस माइनस I pc आता है तो जो सॉल्यूशन होगा इस 9 का वो होगा t is equals to c1 cos pct plus c2 sin pct। I repeat, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो हमें ये मिलेगा, ठीक है ना? आपको याद होगा, आप लोगों ने m1 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर m इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस आई बीटा होता है, आई बी होता है, तो जो CF होता है वो कुछ इस तरह से निकलता है e टू द पावर a t c1 cos bt प्लस c2 sin bt। अब क्योंकि यहाँ पर तो केवल इमेजिनरी नंबर है, a एब्सेंट है, दैट्स व्हाई ये 1 बन जाएगा, बिकॉज यहाँ 0 जाएगा और बाकी हमें केवल ये मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये t की वैल्यू आई। नाउ अब हम इस t के बाद में वैल्यू निकालते हैं x की, और देखते हैं कि x क्या आता है इस केस में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 10, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 10, तो वो बनेगी बच्चों m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी। तो यहां से x की वैल्यू होगी c3 cos px c4 sin px। नाउ जब हमारे पास x और t दोनों ही आ गए, हेंस कंप्लीट solution, hence complete solution of 1 क्या हो जाएगा बच्चों? It's uxt is equals to c1 cos pct plus c2 sin pct
ब्रैकेट इनटू C3 cos px C4 sin px। इसे नाम दे देते हैं बच्चों 8 9 10 इट्स 11। तीनों केसेस खत्म स्टूडेंट। अब इन तीन केसेस में जो तीन सॉल्यूशंस आए हैं उन तीन सॉल्यूशंस को जरा ध्यान से देखिए। पहला सॉल्यूशन एक अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे जैसे t बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, वैसे वैसे u भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा u एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे x भी बढ़ेगा, वैसे वैसे u भी, मतलब ये फंक्शन भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और कुछ रेट से घटेगा भी, बट इट डिपेंड्स ऑन C1 C2, ठीक है ना। मतलब मे बी पॉसिबल घटता रहे, मे बी पॉसिबल बढ़ता रहे, या मे बी पॉसिबल कांस्टेंट बना रहे, ऐसा भी हो सकता है इस दूसरे केस में। तीसरे केस को देखिए जरा। तीसरे केस में कॉस है और साइन है, मतलब कि एक बार घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। अब सोच के देखिए जरा कि जब हम किसी भी स्प्रिंग या स्ट्रिंग में, किसी लंबे से वायर में जिसमें कि थोड़ा तनाव हो, उसको खींच के छोड़ देते हैं तो क्या होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो मीन पोजीशन होती है, उस मीन पोजीशन के दोनों ओर वो स्ट्रिंग ऐसे घूमती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है। मतलब कि जो उसमें वेव जनरेट होती हैं उनमें ऑसिलेटरी रोटेशन होता है और ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है। मतलब कि वो एक सरल आवर्त गति में मूव करती हैं। कौन? पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। पार्टिकल से मतलब ये मेरा है कि जो स्ट्रिंग है उसमें एक वेव जनरेट होती है जो कि रेगुलरली अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। इट मींस दैट कि इन तीन सॉल्यूशन में से केवल यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि जिस तरह से वायर मीन पोजीशन के दोनों ओर रोटेट हो रहा है, मतलब कि उसमें पीरियोडिसिटी है, उसी तरह से केवल यही एक ऐसा सॉल्यूशन है uxt जिसमें कि पीरियोडिक फंक्शंस अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई यही सॉल्यूशन क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ वेव को संतुष्ट करता है। दैट्स व्हाई यही सॉल्यूशन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बनने के लायक है, बाकी के दो नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए जो इनिशियल कंडीशंस हैं और जो बाउंड्री कंडीशन है वो अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इन चार कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे स्टूडेंट। आई रिपीट, solution 11 is matched with the physical nature of the wave, okay, physical nature of the wave, and trigonometric या periodic functions is present only in 11. That's why uxt means solution 11 is the only solution which become the complete solution of the wave equation. Okay, क्लियर है ये बात? तो यहां पर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं स्टूडेंट, क्या कि since periodic function are present in 11 and it shows the physical nature of wave, so 11 is only solution, 11 is the only solution which become the complete solution of 1, करेक्ट। तो 11 ही वो सॉल्यूशन है जो कि फिजिकल नेचर ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उसमें पीरियोडिक फंक्शन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई 11 ही
किसका सोल्यूशन बन सकता है, वेव इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन बन सकता है। तो ये तो हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड किया वेव इक्वेशन के लिए। अब आइए जरा जो कंडीशंस हमें दी हुई थी हम उन्हें अप्लाई करके कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक रिमार्क बताना चाहूंगा। रिमार्क ये है कि अगर हमें केवल जो वेव इक्वेशन है केवल वो सॉल्व करनी होती सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, और उसमें ये चार कंडीशंस नहीं दी हुई होती, यानी कि इनिशियल कंडीशन जो दो हैं और जो बाउंड्री कंडीशंस है वो नहीं दी हुई होती, तो हम यहीं पर इसे लाके छोड़ देते। आई रिपीट, हम यहीं पर लाके इसे छोड़ देते। बट क्योंकि हमें कंडीशंस भी दी हुई हैं इसलिए अब हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। तो आइए जरा निकालो। चलिए पहले बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं 11 में। बाउंड्री कंडीशंस, put t is equals to 0 into 11. ओके, put t is equals to 0 into 11। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, नो सॉरी मैं कुछ गलत कर गया, इट्स x is equals to 0 है। put x is equals to 0 initially, put x is equals to 0 into 11, तो हमें मिलेगा u 0t is equals to, जब हम x की जगह 0 लिखेंगे बच्चों तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये 1 हो जाएगा और ये c3 रह जाएगा, यानी कि c3 into c1 cos pct plus c2 sin pct is equals to, जरा बाउंड्री कंडीशन देखिए और u0t की वैल्यू देखिए, ये 0 के इक्वल था, इट इज इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट कि ये जो प्रोडक्ट है c3 into this one is equals to 0। तो अब यहां से कौन 0 होगा, नो डाउट ये 0 हो नहीं सकता है, तो 0 किसे होना पड़ेगा, c3 को। तो दिस इंप्लाइज दैट c3 is equals to 0। तो ये पहला वैल्यू है c3 जो कि 0 हुआ इस कंडीशन की मदद से। hence complete solution of 11, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1। हर बार जो भी नई कंडीशंस हमें मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम इस 11 को मॉडिफाइड करते जाएंगे। जैसे c3 0 मिल गया तो ये वाली चीज 0 हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा uxt is equals to c4 sin px into c1 cos pct plus c2 sin pct। ठीक बच्चों, अब आइए जरा दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन थी, इसे नाम देते हैं हम लोग 11a, ठीक है ना। पुट x is equals to l into 11a, तो हमें मिलेगा बच्चों u l t is equals to c4 sin pl c1 cos pct plus c2 sin pct। और इस ult की भी वैल्यू क्या थी बाउंड्री कंडीशन में देखिए, तो इसकी वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। इट मींस दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 0, और जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो अब कौन 0 होगा, नो डाउट ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 हुआ तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन बिकम 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, C4 को भी हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज C4 अगर 0 हो गया, 0 करते हैं हम तो भी ये uxt पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि केवल sin pl ही ऐसी एक वैल्यू है जिसे हम लोग 0 करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जब हम इसे 0 करेंगे तो हमें यहां पर कुछ खास वैल्यू मिलेगी l की। क्या वैल्यू मिलेगी, we have, this implies that sin pl is equals to 0 because c4 cannot 0, so this implies that pl is equals to n pi, और जब pl is equals to n pi तो this implies that
p is equals to n pi by l। तो यहां से p की वैल्यू आई बच्चों n pi by l, where n is equals to what? n is equals to 0 1 2 3 4 and so on। बल्कि 0 भी ना लें, 1 से स्टार्ट करें, because n is equals to 1 2 3 and so on। कई सारी वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं n की। 0 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ से लेकिन 1 से शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू को फिर हम 11a में रख देंगे और मॉडिफाइड कर देंगे हमारे वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को। आइए देखें फिर क्या हो जाएगा। Hence complete solution of wave equation। complete solution of wave equation। तो complete solution of wave equation यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? It's a uxt is equals to c4 sin p की वैल्यू भी आ गई है, तो it become n pi x by l, and this one c1 cos p की वैल्यू n pi ct by l plus c2 sin n pi ct by l। ठीक, तो दिस इज दी व्हाट? दिस इज दी 11b। ये 11b आया है ना। अब नाउ बच्चों हम फिर से क्या करने वाले हैं, फिर से थोड़ा इसको एक काम करते हैं, इसे 11b नाम नहीं देते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। कैसे? हम c4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और c4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं sin n pi x by l into c1 into c4, और उसको नाम दे देते हैं एक नया कांस्टेंट, एंड दैट इज a cos n pi ct by l, n pi by ct by l plus c2 into c4, उसको नाम दे देते हैं b, तो इट्स अ व्हाट? इट्स अ sin n pi ct by l। क्योंकि दो कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों कांस्टेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, दैट्स व्हाई हमने ऐसा कुछ किया, वेयर a is equals to c4 into c1 and b is equals to c4 into c2। ठीक, तो दो कंडीशंस लगाने के बाद हमारे पास जो वेव इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आया, uxt is equals to this one। अब ये तो हो गई बच्चों बाउंड्री कंडीशंस। अब लगाते हैं हम लोग इनिशियल कंडीशन और देखते हैं उनकी मदद से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन, और उन इनिशियल कंडीशन में हम पहली कंडीशन जो यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, कौन सी? दिस वन, जो del u by del t is equals to 0 था ना, at t is equals to 0, हम इसे यूज करेंगे। ठीक, कैसे यूज करेंगे? उसके लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो by 11b del u by del t is equals to, del u by del t is equals to, इसे t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, तो हमें मिलेगा sin n pi x by l, इसमें कोई चेंजेस नहीं बच्चों, इसमें आएगा माइनस a sin n pi ct by l, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो हमें मिल जाएगा n pi c by l प्लस b cos n pi ct by l into n pi c by l। ठीक, अब इसमें रखेंगे हम लोग क्या? t is equals to 0, because del u by del t at t is equals to 0 क्या है? 0 है।
तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, del u by del t at t is equals to 0। तो जैसे ही इसमें t की वैल्यू बच्चों 0 लिखेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही यहाँ t लिखेंगे तो ये साइन 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और हमें मिल जाएगा साइन n पाई x बाय l इंटू क्या, इंटू ये यहाँ पर t की जगह 0 लिखेंगे तो इट्स 1, तो हमें मिल जाएगा इंटू b इंटू n पाई c बाय l इज इक्वल्स टू 0। अब ये इतनी चीज इक्वल्स टू 0 है, और जब ये 0 है इट मींस दैट कि अब इनमें से किसी एक को 0 होना है। ये 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो कंप्लीट सोल्यूशन था हमारा उसके कोफिशिएंट में है, क्योंकि इसके 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 हो नहीं सकता है क्योंकि x भी साथ में है और यहाँ पर भी x था। ये n पाई सी टी बाय एल ये सब कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकते। b के 0 होने से हमारा सोल्यूशन बचा रहेगा, तो यहाँ पर अब कुर्बानी किसे देनी पड़ेगी, यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ेगी b इज इक्वल्स टू 0, तो b भी 0 हो गया। तो b के 0 होने के बाद में जो कंप्लीट सोल्यूशन बचा हम उसे लिखेंगे hence कंप्लीट सोल्यूशन। गड़बड़ लगता है, बहुत बढ़िया। Hence complete solution of 1 क्या मिलेगा बच्चों, इट्स u x t is equals to, अब b भी 0 हो गया है तो b के 0 होने से ये पूरा टर्म गया, केवल हमें इतना मिलेगा, इट्स a sin n pi x by l into cos n pi ct by l, ठीक, and this is the final 11c, ठीक, this is the 11c। तो बच्चों uxt is equals to इतना आ गया, and this is for n is equals to what, this is for n is equals to 1 2 3 4 and so on। मतलब कि n की हर एक वैल्यू के लिए हमें n की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक uxt मिल रहा है, मतलब कि हमारे पास ऐसे so many solutions, हमारे पास में ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जो इन सारे सॉल्यूशंस का सम हो, क्योंकि एक थ्योरम होता है कि अगर हमारे पास में n सॉल्यूशंस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका जो सम होगा, उनका जो लीनियर सम होगा वो भी एक सॉल्यूशन होगा उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो ये हुआ, और जनरल सॉल्यूशन and general solution of wave equation। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बनाए बच्चों तो वो क्या बन सकता है, इट्स uxt is equals to summation n is equals to 1 to infinite an, a को an से, sin n pi x by l and cos n pi ct by l, ठीक है। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यानी कि वेव इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है बच्चों, कमी यह है कि अभी भी हमने एक इनिशियल कंडीशन नहीं लगाई है, and that condition is ux0 is equals to fx वाली, क्योंकि हमें अभी an भी निकालना है, an जब तक नहीं आएगा तब तक कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है, तो an निकालते हैं और एक आखिरी कंडीशन और लगाते हैं। तो पुट to find the value of an, put t is equals to 0 into 11d।
तो 11D में अगर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों तो ये मिलेगा हमें ux0 इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an. यहाँ t 0 रखेंगे तो इट बिकम 1, cos 0 इज 1 एंड दिस इज sin n pi x by l. तो ये क्या आया, ये हमारे पास में ux0 की वैल्यू आई और ux0 किसके इक्वल था बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू fx, that is fx is equals to summation n is equals to 1 to infinite an sin n pi x by l. ठीक, ये हमारे पास fx की वैल्यू आई। अब कैसे हम लोग fx की वैल्यू निकालें, तो हम उसके लिए कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे, कुछ इस तरह से बच्चे ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग both side by sin m pi x by l, m pi x by l, m pi x by l in multiplying both sides by sin m pi x by l and then integrating with respect to x between the limits x is equals to 0 to x is equals to l, x is equals to 0 to x is equals to l. तो हमें मिलेगा बच्चों 0 to l, it's 0 to l fx sin m pi x by l dx is equals to summation n is equals to 0 to infinite an sin n pi x by l and sin m pi x by l और ये dx। ठीक बच्चों, नाउ ये तो ठीक है, इसे जरा ध्यान से देखिए एक्चुअल में है क्या, इसमें जो m है वो m एक फिक्स नंबर है। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ और चीज भी मिस कर दिया हूँ, आई थिंक इट्स इंटीग्रेशन सिंबल इज आल्सो, तो 0 to l हमने ये an बाहर कर दिया बिकॉज कांस्टेंट था। ठीक है, नाउ फिर से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पर जो m है वो m एक फिक्स नंबर है, maybe it is 2, maybe it is 3, maybe it is 4, maybe 5, maybe 10, maybe 100, maybe 200, maybe 1 lakh, maybe 2 lakh, कुछ भी हो सकता है। और ये जो n है ये इस समेशन के साथ रोटेट होता है। ठीक है ना, इट मींस दैट कि ये जो राइट हैंड साइड है वास्तव में ये क्या है, वास्तव में ये बहुत सारे इंटीग्रल्स का सम है और जब हम इस n को वेरी करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर बच्चों ऐसा जरूर होगा कि ये n इस m के बराबर हो जाए, क्योंकि अगर इस m की वैल्यू 100 है तो कभी ना कभी n की वैल्यू भी तो होते होते क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब कि एक बार पूरे की पूरे जितने भी इंटीग्रल्स हैं उनमें केवल एक बार ऐसा होगा कि ये n और ये m आपस में इक्वल हो जाएंगे, बाकी की सभी जगहों पर क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इट मींस दैट कि इस इंटीग्रल की एक खास वैल्यू होगी जब n और m इक्वल होंगे। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि वो क्या होता है, एक इंटीग्रेशन होता है बिकॉज इंटीग्रेशन 0 to l sin n pi x by l and cos, not cos, sorry, it's also sin m pi x by l dx is equals to, इसकी वैल्यू होती है बच्चों l by 2 जब m is equals to n और is equals to 0 when m not equals to n. It means that students कि ये जितने भी इंटीग्रल्स हैं वो सभी इंटीग्रल्स
जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सभी इंटीग्रल्स में n और m इक्वल नहीं होगा। केवल एक इंटीग्रल ऐसा होगा जिसमें n और m इक्वल होगा, और उस इंटीग्रल में भी उस इंटीग्रल की वैल्यू भी l/2 के इक्वल होगी। तो जब l/2 के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 0 to l fx sin m pi x upon l dx is equals to, अब समेशन खत्म हो जाएगा क्योंकि सारे इंटीग्रल जीरो हो चुके हैं, केवल एक ही इंटीग्रल की वैल्यू बची है, i है, वो भी l/2। और वो भी कब आई है? जब ये n वेरी करते करते m के इक्वल हो जाता है, क्योंकि m फिक्स था, n वेरी कर रहा था, तो ये an भी क्या बन जाएगा? इट ऑल्सो बिकम am into l/2। तो ये 2 इधर जाएगा, l इधर जाएगा, तो यहां से बच्चों am की वैल्यू आ जाएगी, और am इज इक्वल्स टू आएगा, और दिस इंप्लाइज दैट am इज इक्वल्स टू बच्चों 0 to not 0 to, it's l not l 2/l 0 to l fx sin m pi x by l dx। और अगर am ये आया है तो इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है am, बिकॉज n तो एक नंबर है, अगर आप यहाँ m करेंगे तो यहाँ m, यहाँ n करेंगे तो यहाँ भी n, तो इट्स 2/l 0 to l fx sin n pi x by l dx। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों? ये उस आखिरी कांस्टेंट की भी वैल्यू आ गई है जो कि हमें निकालना था। तो यहां पर इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और अब फाइनली द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा uxt is equals to summation n is equals to 1 to infinite an sin n pi x by l into cos n pi ct by l, where an is equals to 2/l 0 to l fx sin n pi x by l dx। Right students? So this is the value, this is the general solution of wave equation। ठीक, तो फाइनली हमने यहाँ पर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को कंप्लीट किया कुछ इस तरह से। इस पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व करने में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का इस्तेमाल किया। पहले हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड की मदद से 3 केसेस में सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन निकाला। उस कंप्लीट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को चूज किया जो भी वेव की फिजिकल नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर उस सॉल्यूशन के ऊपर हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। उसमें हमने एक इनिशियल कंडीशन लगाई, वो थोड़ा और रिड्यूस हुआ। हमने उसमें फाइनल जो इनिशियल कंडीशन थी वो भी लगाई, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट कांस्टेंट था उसकी वैल्यू an की वैल्यू ये आई। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन विद कांस्टेंट an। अब अगर आपको कभी भी वेव इक्वेशन के लिए कुछ भी सॉल्व करना होगा तो आप इस जनरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इस वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वेव इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, और आप लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक्स हैं वो जरूर दें हमें। कुछ क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं हमसे, हम जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं हाइक पर अवेलेबल हूं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको मेरा मेल आईडी और हाइक नंबर जरूर मिलेगा।
Thank you very much for watching.